हे विनर्स, आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास का टॉपिक कॉल नंबर सिस्टम। इसमें हम बेसिक डेफिनेशन से कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स क्या होता है, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। फिर हम देखेंगे रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। फिर फर्दर देखेंगे आप पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर को रियल नंबर्स पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पॉजिटिव नंबर में इंटीजर्स क्या होता है, क्या इंटीजर्स में जीरो इंक्लूड होता है या नहीं होता है। फिर हम देखेंगे इंटीजर्स में ऐसा इंटीजर्स जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, दैट इंप्लाई नेचुरल नंबर। फिर होल नंबर। फिर हम देखेंगे फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है। फिर फ्रैक्शन में देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है। फिर हम देखेंगे फ्रैक्शनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, फिर रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रेशनल नंबर का मीनिंग क्या है, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइंस में। रेशनल नंबर दो नंबर के बीच में कुछ नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स निकालना, जैसे 1 और 2 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स निकालना है, वो कैसे निकालते हैं। फिर हम फर्दर देखेंगे कि दो अगर फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ है और उनके बीच में कुछ नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकालना है, वो कैसे निकालते हैं। फिर हम देखेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर के सिग्निफिकेंट क्या है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम देखेंगे मेथड 1 में सिंपल नंबर लाइक √2 √5 इस तरह के नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड नंबर, जहां पे दो नंबर को पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से इजीली अगर हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक 13.2 11 √7 इस तरह के नंबर को। आगे हम देखेंगे कि जो हमने मेथड प्रीवियसली देखा था इस तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करने का, उसके पीछे लॉजिक क्या है, मैथमेटिकल प्रूफ क्या है उस तरह का कि इरेशनल नंबर को हम उस मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, उसके मैथमेटिकल सिग्निफिकेंट क्या है। फिर हम देखेंगे प्योर रेकरिंग नंबर क्या होता है, मिक्स्ड रेकरिंग नंबर क्या होता है। फिर हम देखेंगे मैथमेटिकल कन्वर्जन ऑफ प्योर रेकरिंग नंबर को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मिक्स्ड रेकरिंग नंबर को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर हम देखेंगे दो इरेशनल नंबर के बीच में अगर कुछ नंबर ऑफ इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, फिर उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर हम देखेंगे ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, उसके मीनिंग क्या होता है, जैसे दो नंबर का सम, इरेशनल नंबर का सम क्या हमेशा इरेशनल होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या हमेशा इरेशनल होगा, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स क्या है। उसके बाद हम देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। उसके बाद देखेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बार हम समरी निकालेंगे इस पूरे टॉपिक का कि हमने क्या क्या सीखा है, उसका सिग्निफिकेंट क्या है हमारे मैथमेटिकल जर्नी में, और कैसे ये हमारे लिए करियर को एक नए आयाम पे ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो स्टे विथ मी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके चैप्टर के लिए कंप्लीट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप 9th क्लास के किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने के पोजीशन में होंगे। नंबर्स किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर। अगर आप डेफिनेशन के टर्म्स में देखोगे तो नंबर का क्या मतलब होता है कि अ नंबर इज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज टू रिप्रेजेंट क्या, एक क्वांटिटी और एक वैल्यू। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है जिसके पास कुछ क्रिकेट बॉल है, तो इस क्रिकेट के बॉल की क्वांटिटी को हम कैसे बताएंगे कि इस बच्चे के पास कितने बॉल्स हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3 और 4 बॉल्स हैं। ये क्लियर है। तो नंबर्स का यूज हम कहां पे करते हैं, जहां पे हमें कुछ क्वांटिटी को बताना है, राइट। मान लो कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास एक भी बॉल नहीं है, तो उसके सिग्निफिकेंट, उसके वैल्यूज को हम कैसे दिखाएंगे कि उसके पास कितने बॉल्स हैं, 0 बॉल्स हैं। ये क्लियर है। तो किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी वैल्यू को हम दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, नंबर्स का यूज करते हैं। ये क्लियर है। आप इमेजिन करो वो पुराना समय जब सिविलाइजेशन जस्ट ग्रो हो रहा था, तो नंबर्स क्या थे, वैल्यूज क्या था, बहुत कम था। उस समय तो हम सिंपली बार काउंट करके इस तरह से किसी भी चीज को दिखाने के लिए 1 2 इस तरह से दिखाकर काम कर लेते थे। ये क्लियर है। लेकिन जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी वैसे वैसे हमने क्या करा, एक सिस्टम को डेवलप किया सो दैट हम बड़े बड़े वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे अगर इसी बच्चे के पास अगर लेट्स से 1000 बॉल होता, बहुत सारे बॉल्स होते इस तरह से, तो हम इस तरह से नंबर्स पे दिखाना तो क्या हो जाता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता। तो इन चीजों को दिखाने के लिए हमने मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट यूज किया और उसको बोलते हैं हम क्या, नंबर्स। नंबर्स का बेसिक क्या होता है, नंबर्स के लिए हम बेसिक डिजिट यूज करते हैं 0 1 2
3 एंड अप टू डॉट 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 9 तक। इसको क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नंबर्स। जितने भी नंबर्स हैं मैथमेटिकली इन्हीं डिजिट से मिलकर बना हुआ है। ये क्लियर है? अगर मुझे मान लो 25 लिखना है तो हम किसका यूज करेंगे? 2 एंड 5 का। ये क्लियर है? तो दीज आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नंबर्स। और नाउ यहां पे एक टर्म और भी दिया हुआ है कि वैल्यूज को कैसे, तो जैसे मान लो कोई एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसके एरिया को हमें दिखाना है। जैसे मान लो इस रेक्टेंगल का लेंथ है 5 मीटर और विड्थ है 2 मीटर। तो मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया भी आप कैसे दिखाओगे? सिंपली 5 इंटू 2, दैट इंप्लाई आप क्या लिखोगे? 10 मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया को भी, इस वैल्यू को भी दिखाने के लिए हमने किसका यूज किया है? नंबर्स का यूज किया है। तो सिंपल टर्म्स में अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर, तो नंबर इज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी और वैल्यू। नाउ जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी वैसे वैसे अपने यूसेस के अकॉर्डिंग हमने नंबर को क्या किया? डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। जैसे नंबर्स क्या है? इंटीजर्स है। नंबर्स क्या है? होल नंबर्स है, नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और सबसे बड़ा कौन सा? रियल नंबर्स। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर हमारी जरूरत, नंबर को हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या रियल नंबर्स क्या है। नाउ अब हम बात करेंगे किसका? रियल नंबर का। तो रियल नंबर क्या होता है? सिंपल सा डेफिनेशन है कि एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो एक नंबर लाइन पे अगर कोई भी वैल्यू आप रिप्रेजेंट कर दो, उसको डिनोट कर सको, दैट इट विल बी कॉल्ड एज रियल नंबर। उसको हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर। जैसे मैं यहाँ पे 1 बोलता हूं तो 1 भी क्या है? रियल नंबर। जैसे -3/2 बोलता हूं, ये भी क्या है? रियल नंबर है। √2 ये भी क्या है? रियल नंबर है। अगर फर्दर अपने हिसाब से कुछ भी आप बोलना चाहते हो, जैसे अगर मैं राइट हैंड साइड में जाता जाऊंगा बच्चों, तो यहाँ पे एक समय आएगा जब कितना आएगा? 120 आएगा। तो वो भी क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। अगर मैं बोलता हूं कि उससे पहले क्या आ सकता है? वो उससे पहले आ सकता है 301 डिवाइडेड बाई क्या आ सकता है? 3 आ सकता है, 101 एंड समथिंग। सो जितनी भी वैल्यू जिसको आप नंबर लाइन पे क्या कर सको? डिनोट कर सको। यहां पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होता है? एक ऐसा लाइन, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन जिसपे आप क्या कर सको? नंबर को डिनोट कर सको। ये क्लियर है? जैसे हमने यहां पे किया है। ये क्लियर है? नाउ अब ये सवाल उठता है कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं? तो नंबर 2 तरीके के होते हैं। अगर हम उसके बढ़ते हुए वैल्यू और घटते हुए वैल्यू, दैट इंप्लाई पॉजिटिव और निगेटिव नंबर के टर्म्स में हम बोल सकते हैं। ये क्लियर है? तो नंबर्स, किसी भी नंबर लाइन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसके मिडिल में कौन सा होता है? वो होता है बेटा वैल्यू 0। 0 को हम क्या बोलते हैं? नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। अब 0 के जैसे ही राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो सारे नंबर्स कैसे होंगे? पॉजिटिव। 0 के जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे तो क्या होगा? निगेटिव नंबर। तो 0 एज ए क्या बिहेव करता है? 0 एज ए बाउंड्री बिहेव करता है इन बिटवीन निगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर। ये क्लियर है? तो साइन के हिसाब से उसकी वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है, उसके हिसाब से हम नंबर को कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 2 कैटेगरी में। या तो नंबर पॉजिटिव है, नहीं तो नंबर क्या है? निगेटिव है। नंबर लाइन में ओरिजिन से यानी 0 से जैसे दूर जाते जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो वैल्यू क्या होता जाएगा? पॉजिटिव साइड में बढ़ता जाएगा। और 0 से जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे तो उसकी निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये क्लियर है? जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ -4 है तो इधर क्या आ सकता है? फिर आगे लेफ्ट हैंड साइड में -5 होगा एंड फर्दर इस तरह से वैल्यू क्या होता जाएगा बच्चों? बढ़ता जाएगा। ये क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? रियल नंबर। तो नंबर लाइन पे कुछ भी, कोई भी वैल्यू अगर आप डिनोट कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज रियल नंबर। रियल नंबर के 2 कैटेगरी, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। नाउ जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नंबर्स हम डिफाइन करते हैं वो हमारा क्या होता है बच्चों? वो होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का सिंपल डेफिनेशन क्या है? अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो नंबर विथ नो डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट, इट इज कॉल्ड एज इंटीजर। अब इंटीजर 2 तरीके के होते हैं, या तो होगा पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है, वो क्या है कि 0 भी क्या है? एक इंटीजर है। लेकिन हम 0 को क्या बोलते हैं? ये तो ना ही पॉजिटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ये क्लियर है?
अब ध्यान से देखो, फ्रैक्शनल पार्ट के जीरो होने का क्या मतलब है कि अगर 2 को अगर फ्रैक्शनल पार्ट में लिखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.00। ये क्लियर है। इसका डेसिमल वैल्यू हमेशा, डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या है, 00 है। जैसे अगर -3 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं -3.00। तो जो डेसिमल के बाद का वैल्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स के केस में 0 होना चाहिए। ये क्लियर है। तो ओरिजिन से यानी 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो भी हमें इंटीजर्स मिलेंगे। वो इंटीजर्स कैसे मिलेंगे बच्चों, वो मिलेंगे निगेटिव इंटीजर्स। और 0 के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वो इंटीजर्स हमें कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। ये क्लियर है। याद रखना, 0 भी एक इंटीजर है, लेकिन ना ही ये पॉजिटिव है और ना ही ये क्या है, निगेटिव है। यहाँ पे एक छोटी सी गुड़िया है जो आपको दिखा रही है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी जाओ और राइट हैंड साइड में जाओ, दोनों तरफ आपको क्या मिलेगा, इंटीजर्स मिलेंगे। ये क्लियर है। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको। नाउ इंटीजर की दो स्पेशल कैटेगरीज ऑफ नंबर्स होता है। एक को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, और दूसरे को क्या बोलते हैं, होल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है और इसको बच्चों को याद रखने की बहुत आवश्यकता होती है। नेचुरल नंबर क्या है, इसको बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। ये क्लियर है। और ध्यान से देखना, जैसे वहां पर रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते थे, यहां पे हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, जेड से डिनोट करते हैं। किसको, नेचुरल नंबर्स को। अब देखो इस गुड़िया पे फोकस करो। नेचुरल नंबर कौन से नंबर है, कौन से इंटीजर्स है, वो इंटीजर्स जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और किधर जा रहा है, राइट हैंड साइड में जा रहा है, मतलब मूव करते हुए जा रहा है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग अप टू डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे इंटीजर जो 1 से स्टार्ट होता है और फर्दर जाते रहता है, बढ़ते रहता है, दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। ये क्लियर है। अब दूसरे कैटेगरी का इंटीजर्स क्या होता है, उसको बोलते हैं क्या, होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिंपली एक ही डिफरेंस है। अगर यहाँ पे इस गुड़िया पे फोकस करोगे बेटा, तो यहाँ पे 1 के बदले जो स्टार्टिंग नंबर था वो अब कहां से स्टार्ट हो रहा है, अब स्टार्ट होता रहा है 0 से। तो अगर मैं सिंपली पूछूं कि होल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, तो नेचुरल नंबर प्लस 0 और नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड एज होल नंबर। और इसको डिनोट किससे करते हैं, W से। तो याद रखना, कभी कभी एग्जाम्स में या कभी कभी क्वेश्चंस में ये आ सकता है कि Z इज इंडिकेटेड फॉर विच काइंड ऑफ नंबर। तो आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी, सारे सिंबल्स आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये क्लियर है। इस तरह से विजुअलाइज करके जब भी आप प्रैक्टिस करो नोटबुक में, तो इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करो, जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको 1 से इंडिकेट करो। अगर आपको इस तरह से फिगर नहीं भी बनाते हैं गुड़िया का पिक्चर, तो आप सिंपल इस तरह के फोटो बना सकते हो कि ये रहा कोई बॉय है या गर्ल्स है जो मूव कर रही है क्या, लेफ्ट एंड राइट। ये क्लियर है। सो आई होप आपको दो डेफिनेशन पता चल गया होगा, व्हाट इज द नेचुरल नंबर एंड व्हाट इज होल नंबर। नाउ रेशनल नंबर को समझने से पहले हमें समझना होगा कि फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है। फ्रैक्शनल नंबर मतलब क्या, ऐसा नंबर जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स में क्या किया गया हो, एक्सप्रेस किया गया हो। न्यूमरेटर क्या बताता है कि हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं बोलता हूं कि 3/5 लिखा हुआ है, A/B इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3/5। तो किसी भी चीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट्स में। उसका कितना पार्ट्स आपके पास है, उसका 3 पार्ट्स आपके पास है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। ये क्लियर है। जैसे मान लो कोई पिज्जा है, कोई एक सर्कुलर पिज्जा है, ये क्लियर है, इसको टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, करेक्ट है। तो आपको अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास 3/5 ऑफ पिज्जा मिला है, तो आपको कितना पार्ट मिला होगा, अगर ये 1, 2 और ये 3 पार्ट है, तो आपको ये टोटल 3 पिज्जा मिला है और ये दोनों पिज्जा आपको नहीं मिला है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। ये क्लियर है। फ्रैक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम आगे देखेंगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेकरिंग नंबर, एंड ऑल दीज आर बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। सो आई होप आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, प्राइमरली फ्रैक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जहां पे सिंपल डेफिनेशन है कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, लाइक 2/5। अगर मैं 2/5 को कंसीडर करूं तो न्यूमरेटर का वैल्यू कितना है, 2, और 5 है क्या, डिनोमिनेटर। तो यहां पे आप बोल सकते हो जो 2 की वैल्यू है वो क्या होगा, 5 से क्या है, कम है। ये क्लियर है। ये साइन क्या होता है बेटा, इक्वल का। ये साइन क्या होता है, लेस देन, और ये साइन क्या होता है, ग्रेटर देन। तो यहां पे
2 < 5 से। तो अगर आप ध्यान से देखो कि अगर कोई वैल्यू है जिसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसका 2 ही हिस्सा आपके पास है, 2 पार्ट्स ही आपके पास है, तो दिस नंबर विल बी क्या होगा, वो होगा <<1। ये क्लियर है। तो याद रखना प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं कि जब रेशियो का वैल्यू, फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो, <<1 हो, और उसको फिल करने के लिए न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या होगा, कम होना होगा। ये क्लियर है। नाउ सेकंड काइंड ऑफ जो फ्रैक्शन आता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जस्ट इसका रिवर्स है। प्रॉपर का रिवर्स क्या होगा, इम्प्रॉपर। यहां पे क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो यहां पे क्या दिया हुआ है, 7/4। तो 7 का वैल्यू क्या होता है, 4 से ग्रेटर है। तो ये वैल्यू क्या होगा, अगर न्यूमरेटर 4 से ज्यादा है तो इसको सिंपली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 4 + 3 और डिवाइडेड बाई क्या लिख दोगे, 4। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1 + 3/4 के। तो ये वैल्यू क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। ये क्लियर है। सिमिलरली अगर आपको यहां पे समझना था फर्स्ट केस में, तो आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2। तो इसको आप लिख सकते हो 5 - 3 और डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, 5। तो यहां से हो जाएगा ये 1 - 3/5। तो 1 में से कुछ वैल्यू क्या कर रहे हो, माइनस ही कर रहे हो। तो ये वैल्यू क्या आएगा, टोटल फ्रैक्शन क्या होगा, <<1 होगा। यहाँ पे 1 में आप क्या ऐड कर रहे हो, 1 में एक छोटा वैल्यू ऐड ही कर रहे हो। तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। जैसे अगर मैं 5/5 लिखता हूँ तो यहाँ पे ये भी कैसा फ्रैक्शन आएगा, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्लियर है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो थर्ड होता है फ्रैक्शन, आपने एक देखा न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, एक में देखा न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। थर्ड में होता है क्या, ये कॉम्बिनेशन होता है। जैसे 1/2 लिखा हुआ है तो ये इक्वल होता है 1 + 1/2 के। ये क्लियर है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 5 3/4 के, तो आप सिंपली इसका जो इंटीजर वैल्यू है इसको अलग कर सकते हो, जैसे 5, और इसको लिख सकते हो 3/4। ये क्लियर है। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। हमारी तो स्कूलिंग बहुत ही बेकार स्कूल से हुई थी जहां पे कुछ भी नहीं पता था। ये सारा टेक्निक तो हमें तब पता चला जब हम ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते थे। ये क्लियर है। जैसे लिखा हुआ है 17 1/2, तो आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हो 17 + 1/2। ये क्लियर है। सो दीज आर कॉल्ड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्लियर है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है और मिक्स्ड क्या होता है। अब हम आगे देखेंगे रेशनल नंबर के बारे में। ये क्लियर है। फ्रैक्शन 3 टाइप्स के होते हैं प्राइमरली। अगर डेसिमल के बाद अगर मैं रिपीटेशन की बात करूं तो जैसे अगर मान लो मैं लिखता हूं 3.333 और डॉट 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 में लिखता हूं। देखो मैथमेटिक्स में 3 डॉट का क्या मतलब होता है कि अगर डॉट 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 लिखा हुआ है तो जो पैटर्न पहले से फॉलो हो रहा है वही आगे क्या होगा, कंटिन्यूड रहेगा। ये क्लियर है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, यहां पे इसको बोलते हैं रिकरिंग नंबर। यहां पे डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, रिपीट कर रही है। ये क्लियर है। दूसरा जो टाइप ऑफ फ्रैक्शन होता है वो होता है बेटा 3.45। इसका क्या मतलब है कि डेसिमल के बाद ये वैल्यू क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। यहां पे डेसिमल के बाद वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है वो क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। यहां पे जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है वो क्या हो गया है, वो हो गया है टर्मिनेट। ये क्लियर है। और एक थर्ड टाइप ऑफ नंबर होता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 3.14236524653 डॉट डॉट डॉट। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ना तो ये डेसिमल के बाद वैल्यू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और ना ही डेसिमल के बाद वैल्यू क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो दीज आर कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में क्या हो जाता है, नॉन रिपीटिंग। ये क्लियर है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। सो प्राइमरली इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं क्या, ये भी अ काइंड ऑफ रेशनल नंबर है। ये क्लियर है। और ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो अब हम देखेंगे रेशनल नंबर का रेशियो का वो फॉर्मेट जहां पे या तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो, टर्मिनेट कर जाए, या फ्रैक्शन पार्ट नॉन टर्मिनेट हो जाए। ये क्लियर है। इसको भी हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्लियर है। इसको भी PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्लियर है। लेकिन थर्ड टाइप का जो नंबर है जहां पे नंबर्स और यू कैन से फ्रैक्शनल नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग होता है उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये क्लियर है? इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा फ्रैक्शन में स्पेशल काइंड ऑफ नंबर, जिसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ये क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं। एक जो डेसिमल के बाद क्या हो, रिपीट करता जाए डिजिट। दूसरा जो डेसिमल के बाद क्या हो जाए, वैल्यू एंड कर जाए, टर्मिनेट कर जाए। और थर्ड जो डेसिमल के बाद ना ही टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे। ये क्लियर है? अब हम आते हैं रेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल कहां से डिराइव हुआ है? रेशनल बेटा डिराइव हुआ है रेशियो से। ये क्लियर है? रेशियो से क्या बन गया है? रेशनल। डेफिनेशन क्या है कि किसी भी नंबर आर को अगर हम रेशनल नंबर बोल रहे हैं तो सिंपल से क्या है कि उसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? पी और क्यू शुड नॉट हैव कॉमन फैक्टर मोर देन 1। ये क्लियर है? अब यहां पे 9th क्लास में अगर आपको कभी लिखा हुआ है 3/5 और एक बार रेशनल नंबर लिखा हुआ है लेट से 6/10, तो ये दोनों क्या है? ये सेम रेशनल नंबर है, राइट? इसके मल्टीपल के टर्म्स में हमने लिख दिया है। ये क्लियर है? जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसका क्या मतलब होता है कि रेशनल नंबर को ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और जहां पे क्यू का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर मैं किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 लिख देता हूं तो ये वैल्यू हो जाता है अनडिफाइंड। ये हो जाता है वैल्यू अनडिफाइंड। वो कैसे? कि मेरे पास एक ऐसा चीज है जिसको मैंने कितने टुकड़ों में डिवाइड किया है? 0 टुकड़ों में। मतलब उसको मैंने डिवाइड किया ही नहीं है, और उसका क्या है? मेरे पास 5 हिस्सा है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये क्लियर है? किसी चीज को 0 टुकड़ों में डिवाइड करने का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। ये क्लियर है? तो मैथमेटिकली किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 0 हो तो उसको इन्फिनिटी नहीं, उसको क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड बोलते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं 5/13, तो ये क्या होगा? ये एक रेशनल नंबर होगा, जहां पे इस नंबर को किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ये क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं -4 लिखा हुआ है, तो क्या ये रेशनल नंबर है? तो ये बिल्कुल रेशनल नंबर है। इसको आप लिख सकते हो -4/1। अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो आपको पता है कि 1 से किसी भी नंबर को क्या करोगे? या तो मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो -4 भी क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं पूछूं आपसे कि 13 क्या रेशनल नंबर है, तो बोलोगे जी बिल्कुल 13 रेशनल नंबर है। वो इसलिए कि 13 डिवाइडेड बाई 1 ये क्या हो जाएगा बच्चों? रेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्लियर है? सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल नंबर। ये क्लियर है? अब हम सीखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे बच्चों को दिक्कत आती है कि किसी भी दो नंबर के बीच में, दो रेशनल के बीच में कुछ रेशनल फाइंड आउट करना। नाउ अब हम सीखेंगे कि किसी भी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में अगर कुछ रेशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालते हैं। ये क्लियर है? जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मान लो निकालना है 5 रेशनल नंबर किसके किसके बीच में? वो निकालना है बेटा 1 और 2 के बीच में। जैसे गुड़िया किसके किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में। तो मेथड क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर आपको निकालना है उससे 1 ज्यादा कर लो। जैसे यहाँ पे 5 निकालना है तो 5 में 1 ऐड कर दो, तो कितना मिलेगा? 6। अब जिन दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, जैसे यहां से फर्स्ट नंबर क्या था? 1, तो 1 के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर दो? 6 से। सिमिलरली जो दूसरा नंबर है उसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 6 से। ये क्लियर है? तो यहां से नंबर आएगा कितना? 6/6। यहां से नंबर क्या हो जाएगा? 12/6। ये क्लियर है? अब इन दोनों के बीच में नंबर निकालना है तो आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर में +1 ऐड करते जाओ और डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दो। तो यहां से फर्स्ट रेशनल नंबर क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 7/6। हमने 6 में क्या ऐड कर दिया? +1, तो क्या मिल गया? 7/6। ये है हमारा फर्स्ट। सेकेंड क्या मिल जाएगा? 6 में 2 ऐड कर दो तो कितना मिल जाएगा? 6 + 2 डिवाइडेड बाई 6, यानी हो जाएगा 8/6। ये क्लियर है? थर्ड रेशनल नंबर क्या मिल जाएगा बच्चों? मैंने 6 में क्या ऐड कर दिया? 6 में 3 ऐड कर दिया और उसको किससे डिवाइड कर दिया? 6 से। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9/6। अब मैं 6 में क्या ऐड कर दूंगा बच्चों? 4 ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 6 + 4 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा सिंपली 10/6। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो क्या आएगा? 6 में 5 ऐड कर दो और डिवाइडेड क्या कर दो? 6, तो ये हो जाएगा बच्चों 11/6। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे
तो यहां से आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट रेशनल नंबर क्या मिला 7/6, दूसरा कौन सा मिला 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल। जितने भी रेशनल नंबर चाहिए, जैसे मान लो मेरे को अगर 3 रेशनल नंबर चाहिए होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता 1 और 2 में, मैं 4 से मल्टीप्लाई करता, इससे 1 ज्यादा +1 करके, ये क्लियर है, इससे 1 ज्यादा मल्टीप्लाई करता तो 4 से मल्टीप्लाई कर तो वैल्यू कितना होता 1 × 4/4 और ये हो जाता बच्चों 2 × 4/4, ये क्लियर है। तो नंबर हमें मिल जाता 4/4 और ये मिल जाता 8/4। अब हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए था 3, तो 4 में 1 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 5/4, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 6/4 और न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 7/4, ये क्लियर है। सो दीज आर द 3 रेशनल नंबर। तो अगर आपको n रेशनल नंबर चाहिए तो यहां से आपने क्या सीखा कि अगर मुझे n रेशनल नंबर चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा n+1 से, ये क्लियर है, बोथ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्यों मल्टीप्लाई करते हैं कि क्योंकि हमें नंबर के वैल्यू को क्या करना है मेंटेन रखना है। अगर 1 है इसमें न्यूमरेटर से 5 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 का वैल्यू यहाँ पे बदल कर क्या हो गया है, चेंज होकर क्या हो गया है 5/4 हो गया है। तो हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है और सेम नंबर से क्या करना है डिवाइड करना है, ये क्लियर है। ये तो था सिंपल इंटीजर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में ही रेशनल फाइंड आउट करना हो, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 3/5 और 4/5 और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे मुझे फिर से 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में। तो क्या करेंगे 3 से 1 ज्यादा लेंगे, तो 3 से 1 ज्यादा लेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। अब जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे 3/5 इंटू क्या हो जाएगा 4/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5 और इंटू क्या हो जाएगा 4/4, ये क्लियर है। तो हमें नंबर क्या मिला, हमें नंबर मिला बेटा 12/20 और हमें नंबर मिला क्या 16/20। अब इसी के बीच में कितना नंबर चाहिए 3 चाहिए, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो तो 12 + 1 कितना हो जाएगा, तो यहां से क्या मिल जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 13/20, ये क्लियर है। अगर 12 में मैं 1 के बदले 2 ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 14/20 और फिर 12 में क्या ऐड करूंगा 3, तो ये क्या मिल जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 12 + 3 यानी 15/20, ये क्लियर है। तो ये आपको 3 रेशनल नंबर मिल गया 13/20, 14/20 और 15/20, किसके किसके बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में। नाउ एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हम हमेशा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्लियर है। यहां पे जैसे 3/5 था बच्चों, अगर 3/5 में मैं अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो जैसे मान लो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर क्या आएगा, ये नंबर आएगा बेटा 12/35। तो जो हमारा क्वेश्चन में वैल्यू था 3/5 वो बदल के क्या हो गया है, वो हो गया 12/35। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। इसलिए जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये था मेथड फर्स्ट, ये था बहुत ही आसान मेथड और बहुत ही सिंपल मेथड, ये क्लियर है। अब इससे एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड सीखते हैं, ये क्लियर है। कभी कभी वो यूजफुल होता है। मेथड क्या कहता है कि जब कभी भी कोई भी 2 नंबर हो, जैसे मान लो नंबर है n1 और दूसरा नंबर है n2, जब इन दोनों नंबर को डिवाइड करोगे बच्चे तो इनका जो वैल्यू आएगा वो n1 से बड़ा होगा और n2 से क्या होगा छोटा होगा। जैसे मान लो 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट हैं, ये क्लियर है, इनके पास 2 चॉकलेट है और इनके पास 5 चॉकलेट है। इन दोनों के चॉकलेट्स को ऐड कर दो तो कितना चॉकलेट्स हो जाएगा 2 + 5 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे 2, ये कितना आएगा 3.5 चॉकलेट्स। तो जो 3.5 चॉकलेट्स आया है वो 2 से क्या है बड़ा है, ग्रेटर है, और 5 से क्या है छोटा है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि कब जब भी 2 नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर हमेशा छोटे से बड़ा होता है और बड़े से क्या होता है छोटा होता है, ये क्लियर है। अब यहां पे मेरे को चाहिए 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर, मान लो मुझे 3 रेशनल नंबर चाहिए। तो मैंने क्या किया, सबसे बेस्ट तरीका, सबसे आसान तरीका, मैंने लिखा 1 + 2 दोनों को ऐड कर दिया और किसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो एक नंबर मिल गया मुझे 3/2।
तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या मिल गया, 3/2, जो कहां पे होगा, वो एग्जैक्टली 1 और 3 के बीच में, तो यहां पे होगा 3/2। ये क्लियर है। अब मैं तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। अब जैसे मान लो बच्चों, मैं अब 1 को और 3/2 को ऐड कर दूं और उसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो जो वो नंबर मिलेगा वो किसके किसके बीच में मिलेगा, वो इन दोनों के बीच में मिलेगा। ये क्लियर है। तो दूसरा नंबर हमें कहां से मिल जाएगा, 1 + 3/2, और इस पूरे नंबर को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। देखो अगर ये मेथड आपको नहीं समझ में आ रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो आपको फर्स्ट मेथड और इजी मेथड पहले ही से पता है। तो यहां से इसको ऐड करोगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, और डिवाइडेड बाई 2 है तो पूरा में हो जाएगा 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 5/4। ये क्लियर है। तो ये हमें मिल गया दूसरा रेशनल नंबर। अब ध्यान से देखो, मैं कलर फिर से चेंज कर देता हूं। मुझे 3/2 मिल गया था, मुझे नंबर किसके किसके बीच में चाहिए, 1 और 2 के बीच में। तो मैं क्या करता हूं, इस 3/2 को किसके साथ ऐड करता हूं बेटा, 2 के साथ ऐड कर देता हूं, और इस पूरे नंबर को किससे डिवाइड कर देता हूं, 2 से। तो यहां से ये हो जाएगा 3 + 4/2, और इस पूरे नंबर को कौन डिवाइड करेगा, 2। तो ये हो जाएगा बेटा 7/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 7/4। ये क्लियर है। तो हमें 3 रेशनल नंबर मिल गया। फर्स्ट कौन सा मिला, 3/2, दूसरा कौन सा मिला, 5/4। ये क्लियर है। और तीसरा कौन सा मिला, 7/4। ये क्लियर है। ये उस तरह के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है जहां पे कभी कभी आपको निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना हो, तो उस केस में ये यूजफुल होता है। ये क्लियर है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको फर्स्ट मेथड ऑलरेडी पता है, सेकंड समझ में आया तो अच्छा, और नहीं समझ में आया तो और भी अच्छा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ अब हम बात करेंगे बच्चों इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर क्या होता है, सिंपली अ नंबर कैन नॉट बी रीडेड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इंटीजर्स। और अगर आप ऑल्टरनेट डेफिनेशन की बात करें तो उसका क्या मतलब होता है, ऐसा एक्सपेंशन जो कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे मान लो कोई एक नंबर लिखा हुआ है 1.23214372567 और इस तरह से कंटिन्यूड है। ये क्लियर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे डेसिमल के बाद कोई भी एक पैटर्न नहीं है जिसको ये नंबर ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। ये क्लियर है। जैसे एग्जांपल में √3, √5, √7, √13.2 एंड समथिंग लाइक दिस, दीज आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो बार बार मैथमेटिक्स, अगर आप 11th-12th की मैथ्स पढ़ोगे तो एक ऐसा इरेशनल नंबर जो न जाने कितनी बार यूज होगा, और वो है क्या, पाई। अगर पाई का वैल्यू की बात करें तो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लिखते हैं बेटा 22/7। मैथमेटिक्स में 22/7 लेकर हम नियर अबाउट आंसर कैलकुलेट करते हैं। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। ये क्लियर है। दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो उसको हम हमेशा कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरह से। ये क्लियर है। सो आई होप आपको पता चल गया कि इरेशनल नंबर क्या होता है। अब हम सीखेंगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हम एक छोटा सा मैथमेटिकल थ्योरम सीखेंगे, उसका यूज करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। नाउ अब हम सीखेंगे बच्चों नंबर्स लाइक √2, √5, √13, इस तरह के नंबर जो दो नंबर के स्क्वायर के फॉर्मेट में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, a² और b² के फॉर्मेट में। ये क्लियर है। ये क्यों किया था वो मैंने आपको पिछले पॉइंट पे डिस्कस कर दिया है। अब जैसे मान लो मुझे √2 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों, सबसे पहले लेंगे एक नंबर लाइन। जैसे मान लो ये मैंने नंबर लाइन ले लिया, उसमें सबसे पहले क्या मार्क करोगे बेटा, उसमें मार्क करोगे ओरिजिन। नाउ आपको पता है कि √2 कब मिलता है, वो मिलता है बेटा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बेस 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो, तो उस केस में जो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो होता है बेटा √2। तो हमें क्या करना है, ओरिजिन से 1 यूनिट जाना है, किस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड में। तो मैंने मान लिया कि ये बेटा कितना है, 1 यूनिट। फर्दर क्या करना है, यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना है 1 यूनिट। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। उसके बाद इस ओरिजिन से इस पॉइंट को क्या करने देना है बेटा, कनेक्ट। थोड़ा सा ध्यान दो इधर। मान लो ये पॉइंट ए था, यहां से अगर मैंने परपेंडिकुलर ऊपर गया हूं तो ये पॉइंट को मान लेता हूं क्या, बी, राइट एंगल है, और ये क्या है बेटा, सी। तो अगर ए बी का लेंथ 1 है
तो BC का भी लेंथ यहाँ पे कितना दिया हुआ था 1। तो मैं आपसे पूछूं कि AC का लेंथ कितना होगा, तो आप बोलोगे कि ये हो जाएगा 1 स्क्वायर एंड प्लस 1 स्क्वायर, तो यानी ये हो जाएगा बेटा सिंपली √2। अब ध्यान से देखो, आपको मैंने एक और पॉइंट बताया था किसी भी सर्कल में जो रेडियस का वैल्यू होता है वो सभी के लिए क्या होता है, इक्वल होता है। सभी डायरेक्शन में रेडियस का वैल्यू क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। तो अगर मैं AC को A को मान लेता हूं मैं बेटा, A को क्या मान लिया मैंने सेंटर, क्लियर है। और AC को क्या मान लिया, वो मान लिया मैंने रेडियस। और नंबर लाइन को हम आगे पीछे क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसको मैंने कर दिया इधर एक्सटेंड। हमें क्या चाहिए, √2। और √2 का रिप्रेजेंटेशन कहां पे करना है, नंबर लाइन पे। तो अगर मैं AC को एज ए रेडियस मान के एक सर्किल ड्रॉ करूं तो वो नंबर लाइन को कैसे कट करेगा, सिंपली कुछ इस तरह से कट करेगा। ये क्लियर है। तो यहां से ये जो लेंथ आएगा बेटा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा √2। ये क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। एक बार हम दूसरा भी एग्जांपल लें। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे कोई भी एक ओरिजिन पॉइंट को क्रिएट करना है। वहां से कितना यूनिट जाना है डिस्टेंस, राइट हैंड साइड में 1 यूनिट। उसके बाद 1 यूनिट कहां पे जाना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर। तो बनेगा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो जाएगा √2। अब हमें √2 को एज ए रेडियस मानते हुए और A को एज ए सेंटर मानते हुए क्या ड्रॉ करना है, एक सर्किल। तो सर्किल जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को कट करेगा, तो A से जो डिस्टेंस आएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। नाउ अब हम सीखेंगे बेटा √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता है, एक बार रिकॉल कीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर का लेंथ कितना हो, 1 हो, और बेस का लेंथ कितना हो, 2 हो, तो उस केस में हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना हो जाता है, √5। आपको पता था कैसे, ये सिंपली अगर मान लो बेटा 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना मिल जाएगा बेटा, √5। तो इसी कॉन्सेप्ट का हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। क्लियर है। तो नंबर लाइन पे सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर लाइन पे सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं बेटा, ओरिजिन। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहां से 1 यूनिट मान लो हम राइट हैंड साइड में गए। ये क्लियर है। अब हमें 2 यूनिट जाना है, तो मैंने उतना ही डिस्टेंस फिर से 1 यूनिट आगे चले गए। मान लो ये पॉइंट था A ओरिजिन, यहां से हम आगे कितना डिस्टेंस, 2 यूनिट पे। अब B से कितना यूनिट ऊपर जाना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 यूनिट, तो यहां से 1 यूनिट जाएंगे बेटा। तो मान लो ये बेटा यहाँ पे आ गए हो आप C पॉइंट पे। ये क्लियर है। और ये डिस्टेंस कितना है, ये है बेटा 1। अगर मैं पॉइंट A को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दूं और मान लो मैं इसका नाम देता हूं बेटा C, तो AC का लेंथ कितना होगा, AC अगर AB 2 है बेटा और BC 1 है, तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा सिंपली 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यानी कितना मिलेगा, ये मिलेगा √5। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये मिल जाएगा √5। अब हम जो ऊपर किए थे वही प्रोसेस क्या करेंगे, नीचे करेंगे। सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली AC को एज ए रेडियस मानते हुए, इसको हमने क्या मान लिया बेटा, रेडियस, और A को क्या मानेंगे बेटा, सेंटर। तो AC को एज ए रेडियस मानते हुए हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे सर्किल, और वो नंबर लाइन को जहां पे कट करेगा वो A से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √5। तो कर दो एक सर्किल ड्रॉ। तो सर्किल ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कट करेगा। क्लियर है। तो ये जो लेंथ होगा बेटा, यहां से मान लो ये पॉइंट है D, तो ये AD का जो लेंथ होगा वो कितना होगा बेटा, वो होगा हमारा √5। ये क्लियर है। नाउ सपोज हमें √13 को रिप्रेजेंट करना है, तो √13 कैसे 2 नंबर में ब्रेक हो जाएगा बेटा, अगर सिंपली आप देखोगे तो √13 क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये 3 का स्क्वायर है और क्या है, ये 2 का स्क्वायर है। तो जैसे ही आपको 2 नंबर के बीच में स्क्वायर मिल गया तो आपको एक हिंट मिल जाए, तो आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो मान लो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है कुछ इस तरह से, जिसमें ये बेस कितना है बेटा, वो है 3 यूनिट। इस पे क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर, वो कितना यूनिट ड्रॉ करोगे, 2 यूनिट। अगर इसको यहां से कनेक्ट कर दोगे बेटा, तो ये जो लेंथ आएगा वो कितना होगा, वो होगा √13। अगर ये 90 डिग्री है बेटा, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो जाएगा बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें अगर ये 3 है और ये 2 है, तो ये वैल्यू होता है 3 का स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर यानी √30। सिंपल है। नाउ जिस तरह से आपने √5 को रिप्रेजेंट किया था, √2 को रिप्रेजेंट किया था, उसी तरह से किसको रिप्रेजेंट करोगे? √13 को। ये क्लियर है? यहां पे आप सबसे पहले क्या अज्यूम करोगे? एक ओरिजिन अज्यूम कर लोगे। तो मान लो मैंने ये मान लिया कि बेटा क्या है, ये ओरिजिन है। यहां से कितना यूनिट राइट हैंड साइड में जाओगे? यहां से हम जाएंगे बेटा, मान लो ये 3 यूनिट है राइट हैंड साइड में, तो हम यहां तक पहुंच गए। करेक्ट है। उसके बाद वर्टिकली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना यूनिट जाएंगे बेटा? यहां से जाएंगे हम 2 यूनिट। उसके बाद हम इस पॉइंट को किससे कनेक्ट कर देंगे? जहां पे 2 यूनिट खत्म हो रहा था। तो अगर मैं इन सभी पॉइंट को डिनोट कर दूं कि ये O है, ये A है और ये B है, तो मैं आपसे पूछूं कि AB अगर 2 है, AO अगर 3 है, तो BO का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा √13। ये क्लियर है? और आगे आपको क्या करना है? आपको पता है, सिंपली क्या करना है? इसको क्या मान लेना है बेटा? सेंटर। और इसको क्या मान लेना है? OB को एज ए ये मान लेना है बेटा रेडियस। और उसके बाद क्या ड्रॉ करोगे? एक सर्कल। तो अगर मैं इस सर्कल को ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से सर्कल बनेगा, तो कुछ इस तरह से ये सर्कल ड्रॉ होगा। ये क्लियर है? तो जहां पे ये सर्कल कट करेगा, वो जो लेंथ आएगा ओरिजिन से, वो क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा हमारा √13। ये क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल नंबर जो दो नंबर के स्क्वायर के टर्म्स में ब्रेक हो जाए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के टर्म्स में ब्रेक हो जाए, उसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लियर है? अब हम सीखेंगे ऐसा नंबर जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। जैसे मान लो लिखा हुआ है √13.7, इस तरह के नंबर को कैसे डिनोट करोगे? जैसे मान लो लिखा हुआ है √15.7। ये क्लियर है? इस तरह के नंबर को कैसे डिनोट करोगे? ये क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद जो बच्चे इंटरेस्टेड है उस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा। नाउ अब हम सीखेंगे इस तरह के नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, जहां पे इसको दो स्क्वायर के फॉर्मेट में ब्रेक करना क्या है? डिफिकल्ट हो। ये क्लियर है? जैसे अगर मैं पूछूं कि √13.2 को आप दो नंबर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के टर्म्स में ब्रेक करो, तो आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। ये क्लियर है? तो इस तरह के नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मान लो मुझे √x किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में नंबर लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लो। जैसे मान लो मैंने यहां ले लिया A, जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है वहां से x यूनिट आप लोगे, अज्यूम करोगे यहां से। तो मान लो मैं पहुंच गया B पॉइंट पे। करेक्ट है? तो यहां से क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में आपको x डिस्टेंस लेना है। कितने पे? नंबर लाइन पे। सेकेंड स्टेज में क्या करना है? आपको x+1 डिस्टेंस तय करना है। इसका मतलब जो डिस्टेंस x आया था उससे कितना आगे जाओगे बच्चे? वो 1 यूनिट आगे जाओगे। फर्दर आपको क्या करना है? जो ये वैल्यू आया, यहां से जो वैल्यू आया है x+1 तक, उसको मानना है डायमीटर, और एक ड्रॉ करना है क्या? सेमी सर्कल। तो यहां पे मैंने क्या कर लिया? सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। जिस पॉइंट पे x यूनिट का डिस्टेंस आया था, जैसे यहां पे पॉइंट था B, वहां पे एक ड्रॉ करना है बच्चों आपको परपेंडिकुलर। करेक्ट है? ये परपेंडिकुलर सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे कट करेगा, वो जो लेंथ आएगा, जैसे मान लो यहां पे ये पॉइंट है C, तो ये जो लेंथ होगा BC, ये किसके इक्वल होगा बेटा? ये होगा √x के। और मुझे ये BC का लेंथ किस पे चाहिए? नंबर लाइन पे। तो जो पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल में रेडियस हमेशा सारा क्या होता है? इक्वल होता है सारे डायरेक्शन में। ये रेडियस सभी डायरेक्शन में क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहां से BC को एज ए रेडियस मानते हुए और B को एज ए सेंटर मानते हुए हम एक क्या ड्रॉ करेंगे बेटा? सेमी सर्कुलर आर्क। तो अगर कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे बेटा, तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा, वो जो लेंथ आएगा, जैसे मान लो यहां से ये लेंथ आया है, वो कितना होगा? ये लेंथ होगा बेटा √x। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट करता हूं। सबसे पहले क्या करना है? आपको x डिस्टेंस जाना है नंबर लाइन पे। उसके बाद क्या जाना है? 1 यूनिट आगे। तो कितने पे पहुंच गए? वो पहुंच गया बेटा x+1 पे। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है? x+1 को क्या मानना है? डायामीटर। और उसको डायामीटर मानते हुए क्या ड्रॉ करना है? एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना। नाउ अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो A पॉइंट से B पे x डिस्टेंस आया था, वहां पे एक ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर लाइन। वो परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पे सेमी सर्कल को
क्रॉस करेगा, कट करेगा, वही डिस्टेंस बी से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट एक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद मुझे उसको नंबर लाइन पे ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करेंगे। ये क्लियर है, जिस पॉइंट पर नंबर लाइन पर ड्रॉ होगा, कट करेगा, वही हमारा हो जाएगा रूट एक्स। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नाउ अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे मान लो बेटा, मैंने मान लिया ये पॉइंट क्या है, ए। यहां से मुझे रूट 7 को ड्रॉ करना है, तो मैं ए से कितना डिस्टेंस पे आगे जाऊंगा बेटा, वो जाऊंगा 7 डिस्टेंस पे। तो मान लो मैं पहुंच गया पॉइंट बी पे, वहां से फर्दर कितना डिस्टेंस आगे जाऊंगा बेटा, ये 1 पे आगे जाऊंगा। तो मान लो मैं पहुंच गया पॉइंट सी पे। अब मैं एसी को, इस पूरे लेंथ को क्या मान लूंगा बेटा, डायामीटर, और फिर मैं क्या ड्रॉ करूंगा, एक सेमी सर्कल। तो मैंने मान लिया ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, नाउ उसके बाद क्या करेंगे, इस बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो इस सेमी सर्कुलर आर्क को मान लो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, डी पे। तो ये जो बीडी का लेंथ होगा बेटा, वो होगा रूट 7। नाउ इस पॉइंट को एज ए सेंटर मानते हुए और बीडी को एज ए रेडियस मानते हुए, रेडियस क्या है बेटा, बीडी, इसको एज ए रेडियस मानते हुए अगर मैं एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करूंगा बेटा, तो जिस पॉइंट पे ये लाइन को कट करेगा, वो डिस्टेंस हमारा क्या आएगा, वो डिस्टेंस हमारा आएगा रूट 7। तो मान लो ये पॉइंट कट कर रहा है बीजी पे, तो ये जो बीजी का लेंथ है यहां से यहां तक, जो ब्लैक से मैं डिनोट कर रहा हूं, यहां से जो मैं डिनोट कर रहा हूं, ये जो लेंथ होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा रूट 7। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्लियर है। अब हम रूट 13.2 के लिए भी एक बार एक्सप्लोर करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। ये क्लियर है, सो दैट आपको समझ में आ जाए। अगेन मैं इस तरह से नंबर लाइन पे कोई सा पॉइंट ले लूंगा, क्या मान लो पॉइंट ले लिया मैंने ए, मुझे ड्रॉ क्या करना है, रूट 13.2। तो मैंने मान लिया कि मैं ए से बी तक आ गया बेटा, जिसका डिस्टेंस क्या है, ये है 13.2। हमें क्या करना है, रूट में जो वैल्यू है वो पॉइंट लेना है। अब मैं यहां से कितना आगे जाऊंगा बेटा, बी से, वहां से 1 यूनिट आगे जाऊंगा, तो मान लो मैं पहुंच गया सी पे। अब एसी को एज ए क्या मानूंगा बेटा, एसी को एज ए मानूंगा मैं डायामीटर, और उसके बाद क्या ड्रॉ करूंगा, एक सेमी सर्कुलर आर्क। तो जैसे मान लो मैंने सेमी सर्कुलर आर्क ये ड्रॉ कर दिया। ये क्लियर है। नाउ जिस पॉइंट पे मैंने ए से लेकर बी पर 13.2 गया था, वहां पे क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर जिस सेमी सर्कुलर आर को जिस पॉइंट पे कट करेगा, जैसे मान लो ये पॉइंट पे कट कर रहा है डी पे, तो ये जो बीडी का लेंथ होगा, ये जो बीडी का लेंथ होगा बेटा, वो क्या आएगा, वो आएगा रूट 13.2। अब मुझे ये लेंथ किस पे चाहिए, नंबर लाइन पे चाहिए। तो नंबर लाइन पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, बी को मान लेंगे बेटा क्या, सेंटर। करेक्ट है। बीडी को क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे बेटा, ये रूट 13.2 था, और हम ड्रॉ कर देंगे एक सर्कुलर आर्क। तो बी से जिस डिस्टेंस पे ये नंबर लाइन को कट करेगा, जैसे मान लो ये पॉइंट जी है, तो ये जो ग्रीन कलर में जो डिस्टेंस आएगा बी से यहां तक, ये जो डिस्टेंस आएगा बेटा, वो नंबर लाइन पे क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा रूट 13.2। आई होप आपको समझ में आ गया। क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं रूट 11 के लिए। मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना है रूट 11। स्टार्ट किया नंबर लाइन से पॉइंट ए, यहां से कितना डिस्टेंस जाएंगे 11 पे, मान लो पॉइंट पहुंच गए बी पे, उसके बाद कितना डिस्टेंस आगे जाएंगे 1, मान लो पॉइंट पहुंच गए सी। ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, ये आ गया AC, और ये 12 है। इसको क्या मान लेंगे बेटा, डायामीटर। डायामीटर मानते हुए क्या ड्रॉ करेंगे, एक सेमी सर्कुलर आर्क। अब शुरू में जिस पॉइंट से ए से बी तक गए थे, वहां पे क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर बी पे जो है, वो जहां पे सेमी सर्कुलर आर्क को कट कर रहा है, ये जो लेंथ होगा बेटा, वही होगा रूट 11। अब मुझे सिंस ये नंबर लाइन पे चाहिए था, तो बी को क्या मानेंगे, एज ए सेंटर। बीडी अगर मान लो ये पॉइंट डी है, तो इसको क्या मान लेंगे, बीडी को मान लेंगे एज ए रेडियस। करेक्ट है बेटा। और बीडी को एज ए रेडियस मानते हुए हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक सर्कुलर आर्क। ये सर्कुलर आर्क जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को कट करेगा, वही डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, रूट 11, जिसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। ये जो डिस्टेंस आ रहा है बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 11। क्लियर है।
सो आई होप आपको इस 3 एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्यों मैंने x डिस्टेंस लिया, क्यों 1 यूनिट आगे गए हैं, क्यों मैंने फिर से सर्कुलर आर्क बनाया, क्यों मैंने x डिस्टेंस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो सर्कुलर आर्क को कट किया वो रूट x आया। इस सारे चीजों को समझेंगे एक कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेनेशन के थ्रू। ये क्लियर है? सो आई होप ये यहां तक आपको सभी पॉइंट समझ में आया है। नाउ अब हम देखेंगे बच्चों कॉन्सेप्ट का प्रूफ, क्यों हम x डिस्टेंस लेते थे, फिर 1 जाते थे, फिर सेमी सर्कुलर आर्क ड्रॉ करते थे और रूट x का वैल्यू रिप्रेजेंट करते थे। कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो मैंने पॉइंट ले लिया बेटा O, वहां से कितना दूर आगे गया बेटा, वहां से डिस्टेंस आगे जाते थे x। सो मान लो x पे आ गया। B से फर्दर कितना आगे जाते थे बच्चों, वो जाते थे 1 यूनिट का। तो मान लो B से आ गया बेटा D पॉइंट पे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि OD का लेंथ कितना होगा, तो आप सिंपल बोलोगे कि OD का लेंथ हो जाएगा सिंपली OB एंड प्लस लिखोगे BD। OB कितना था, OB था बेटा x और साथ में था 1, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा x प्लस 1। इतना समझने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। अब फिर मैंने बोला था कि OD को आप क्या मानोगे बेटा, डायामीटर। तो OD अगर डायामीटर है बेटा, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा सिंपली इसका हाफ। तो लिखोगे x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 2। यहां तक तो समझने में कोई डाउट नहीं है। तो मैंने मान लिया कि C हमारा सेंटर मिला, तो OC का वैल्यू कितना होगा बेटा, ये जो लेंथ आएगा ये लेंथ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों सिंपली x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 होगा। आई होप कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि CB का लेंथ क्या होगा बेटा, तो CB का लेंथ आप कैसे निकालोगे, आप मुझे बोलोगे कि जो ये CD है वो भी क्या है, रेडियस है। तो रेडियस में से अगर मैं BD का वैल्यू माइनस कर दूं, अगर ये BD का लेंथ माइनस कर दूं, तो मुझे CB का लेंथ मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा CD माइनस BD। तो यहां तक आपको समझने में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब CD का लेंथ कितना था, वो अभी भी रेडियस है, तो आप लिखोगे बेटा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस BD कितना था, वो था बच्चे 1। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। आई होप क्लियर है। अब सोचो यहां पे CB क्या मिल गया, CB का लेंथ बेटा मिल गया मुझे x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्लियर है। AC क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं AC क्या है, तो AC आप बोलोगे अभी भी रेडियस है। ये तो अभी भी रेडियस है ना सभी के लिए, ये अभी भी क्या है बेटा, रेडियस है। तो AC का लेंथ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्लियर है। अब मुझे चाहिए AB का लेंथ, तो AB का लेंथ कैसे निकालोगे, AB का लेंथ मैंने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। तो अगर आपको हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है बेटा, रेडियस कितना था x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। CB यहां से बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको चाहिए कौन सा लेंथ, आपको चाहिए बेटा AB का लेंथ। तो आपको पता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल है, वो इक्वल है AC स्क्वायर के। आई होप यहां तक समझने में कोई डाउट नहीं है। नाउ मुझे चाहिए किसका लेंथ निकालना है, AB का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर हो जाएगा बेटा सिंपली आप लिखोगे AC स्क्वायर एंड माइनस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना था, AC का वैल्यू आपको पता है वो है बेटा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस BC स्क्वायर कितना है, BC का वैल्यू आपने निकाला था बेटा यहां से, ये है x माइनस 1 अपॉन 2 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर। ये क्लियर है। ये किसके इक्वल मिलेगा, AB स्क्वायर के, करेक्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो AB का लेंथ मिल जाएगा बेटा, ये हो जाएगा रूट अंडर x प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा बेटा x माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसी ब्लैक को हम इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पेस कम हो रहा है तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रूट अंडर सबसे पहले आप लिखोगे स्क्वायर करोगे तो न्यूमरेटर का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई
यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 एंड माइनस यहाँ पे अगर x माइनस 1 का स्क्वायर करोगे बच्चे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x एंड क्या हो जाएगा प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी क्या होगा 4। अगर आप इसको फिर से एलसीएम लेकर ऐड कर दोगे तो नीचे क्या मिल जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या है 4। ये पूरा में रूट है बेटा, ये क्लियर है। नाउ आपको दिख रहा है कि कौन कौन सा टर्म कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 1 से ये 1 कैंसिल, ये क्लियर है। तो यहां पे मिल जाएगा बच्चों 2x और 2x तो ये हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से ये 4 कैंसिल तो ये मिल जाएगा बेटा रूट x। तो आपने ab का वैल्यू कितना निकाला, यही तो था ab, तो ये वैल्यू आ गया हमारा रूट x, ये क्लियर है। नाउ अब हम बात करेंगे बच्चों रियल नंबर एंड उसके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में, ये क्लियर है। ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली तो क्वेश्चन में यूज नहीं होता है, बट कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कुछ पार्ट को समझने के लिए। स्टेटमेंट क्या कहता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में हो वो टर्मिनेटिंग तभी होगा जब q का फैक्टर क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए, और नहीं तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए कॉम्बिनेशन में, ये क्लियर है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आए। जैसे अगर मैं लिखता हूं 5/3 तो 5/3 के में डिनोमिनेटर में कौन कौन से फैक्टर है, सिंपली एक ही फैक्टर है। अगर मैं 5/3 की बात करूं तो वो है बच्चों फैक्टर 3। तो मुझे देखते ही अगर बताना हो कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो हम बता सकते हैं। यहां पे फैक्टर तो ना ही 2 है ना ही 5 है और ना ही इन दोनों का कॉम्बिनेशन है 2 और 5 का। तो आप सीधे बोल सकते हो कि ये जो रेशियो है 5/3 वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेशियो होगा, ये क्लियर है। नाउ अगर मैं फिर से दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो बच्चों यहां पे 5/7 है, तो यहां पे q का वैल्यू कितना है 7। अगेन ये ना तो 2 है ना तो 5 है और ना ही 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है। तो इसके बारे में भी अगर मैं पूछूं कि क्या होगा टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप सिंपली बोलोगे कि क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो किसी भी रेशियो को जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा हुआ है वो टर्मिनेटिंग तभी होगा जब q में एक फैक्टर या तो 2 हो, नहीं तो एक फैक्टर 5 हो, नहीं तो 2,5 दोनों प्रेजेंट। सिंपल सा स्टेटमेंट है। 22/25 की बात करते हैं तो यहां पे q का फैक्टर कौन कौन सा है, यहां पे सिंपली 25 है तो 25 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 5, यानी q में फैक्टर है 5। तो ये रेशियो क्या होगा, टर्मिनेटिंग रेशियो होगा। और आप देख सकते हो कि 22/25 को अगर डिवाइड करोगे बेटा तो कितना आ रहा है 0.88। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बच्चों 22/1024 की, तो यहां पे 1024 क्या है, 1024 में सिंपली 2 एक फैक्टर है, अपार्ट फ्रॉम 2 कुछ भी नहीं है। 1024 क्या होता है बेटा, वो होता है 32 का स्क्वायर, और 32 का स्क्वायर का क्या मतलब है 32 इंटू 32। तो यहाँ पे 32 में फैक्टर क्या होता है 2, तो 2 के अलावा यहाँ पे कोई भी फैक्टर नहीं है जो 1024 में है। अगर मैं अब बात करूं कि ये क्या ये रेशियो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो आप सीधे देख रहे हो वैल्यू ये क्या आ रहा है 0.02148437 तो अगर आपको कोई भी रेशियो दिया हुआ है और उसको पहचानना है कि वेदर वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली फोकस करना है कि Q का फैक्टर कौन कौन सा है। अगर Q का फैक्टर 2 है या 5 है या इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आप सीधे बोलोगे बच्चे टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं है तो स्ट्रेट अप ये बोलोगे कि वो कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्लियर है। अभी तक बच्चों हमने 2 तरह के फ्रैक्शंस के बारे में बात कर लिया, एक जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था जो इरेशनल नंबर था, दूसरा हमने बात कर लिया बच्चों जहां पे डेसिमल्स और फ्रैक्शंस क्या था टर्मिनेटिंग था, जहां पे डिनोमिनेटर में जो Q का फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए, नहीं तो कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। अब हम बच्चों बात करेंगे वैसे फ्रैक्शन के बारे में जो रिकरिंग है और कैसा है रिपीटिंग डेसिमल्स है। अब देखते हैं कि रिपीटिंग कैसे हो सकता है। तो रिकरिंग नंबर बच्चों
टू टाइप्स के होते हैं, एक प्योर रेकरिंग और दूसरा होता है मिक्स्ड रेकरिंग। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। प्योर रेकरिंग के नंबर को देखो, यहाँ पे 0.3333 है, तो एक ही डिजिट बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जो डिजिट रिपीट करता है उसको हम किससे दिखाते हैं, उस नंबर के ऊपर बार से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा क्या है, 0.3 बार। जैसे अगर मैं सेकंड डिजिट की बात करूं तो बच्चों यहाँ पे दो डिजिट रिपीट कर रहा है, जीरो के बाद क्या नंबर है, 0.12121212। तो ये भी एक प्योर रेकरिंग है जिसमें डेसिमल के बाद जो भी नंबर है दिया हुआ है वो सारे नंबर रिपीट कर रहा है। तो दीज आर कॉल्ड एज प्योर रेकरिंग डेसिमल्स। दूसरा क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर सारे डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो उसको प्योर बोलते हैं। तो ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा डेसिमल जिसमें कुछ रिपीट करता हो और कुछ रिपीट नहीं करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं बच्चों थर्ड एग्जांपल की बात करूं तो यहां पे 0.16 है, लेकिन रिपीटिंग डिजिट कौन सा है, वो है बेटा सिंपली 6। यहां पे डेसिमल के बाद 1 रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रेकरिंग। नाउ क्वेश्चन आपको कैसा रहेगा रिपीटिंग डेसिमल्स में, आपको इस तरह के नंबर को, जैसे 0.3 बार है, इसको कन्वर्ट करना होगा कि आप इसको रेशनल में कन्वर्ट करके दिखाओ, PYQ के फॉर्मेट में। ये क्लियर है। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे इस तरह के प्योर रेकरिंग और मिक्स्ड रेकरिंग जो डेसिमल्स है उसको कैसे रेशनल में कन्वर्ट करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अज्यूम कर लो कि एक ये कोई एक वेरिएबल है, x इक्वल टू 0.3333 एंड डॉट 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 डॉट। अब ये 0.33 जो डेसिमल के बाद का 3 है वो कितनी बार रिपीट कर रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये चलता चला जाएगा। अब यहाँ पे जितने डिजिट रिपीट कर रहा है उतने 10 के मल्टीपल से आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट कर रहा था बच्चों, तो आपको 110 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 110 से मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 3.3333 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखो ध्यान से, अगर इन दोनों नंबर पे फोकस करोगे बच्चे, तो यहां पे 0.3 के बाद ये भी वैल्यू क्या है, वो सेम है इस नंबर के। ये क्लियर है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है, बहुत बार रिपीट कर रहा है, 10,000 20,000 बार, तो उसमें से एक 0.3 को आप शिफ्ट कर दोगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब आपको आइडिया मिल गया कि अगर मैं इस वैल्यू को सेकंड वाले में से माइनस कर दूं बच्चे, अगर मैं इसको माइनस कर दूं बच्चे, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 9x, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, जो डेसिमल के बाद का वैल्यू है यहां पे भी और यहां पे भी क्या है, सेम। तो वो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो मुझे मिल जाएगा सिंपली 3। मुझे चाहिए x का वैल्यू, तो x यहां से क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा बेटा 3/9, दैट इंप्लाई 1/। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है PYQ के कन्वर्ट करते समय कि किसी तरह से ये जो रिपीटिंग वैल्यूज है वो क्या हो जाए, वो कैंसिल आउट हो जाए। ये क्लियर है। तो हमने क्या करा, जितने नंबर ऑफ डिजिट रिपीट्स हो रहे थे उसको 10 के मल्टीपल से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्लियर है। इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे नंबर क्या दिया हुआ है बेटा, 0.12 बार। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू क्या है बेटा, 0.121212 कितनी बार होगा बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब बहुत बार रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे 10 के बदले 10 के 2 मल्टीपल्स है, यानी 10 इंटू 10 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 100x हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा बच्चों, वो मिल जाएगा 12.121212 एंड डॉट 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 कितना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। अब ध्यान से देखो, यहां पे भी अगर आप फोकस करोगे तो डेसिमल के बाद यहां पे कितना वैल्यू है, यहां पे वैल्यू है 0.121212। यहां पे डेसिमल के बाद भी क्या वैल्यू है, 0.121212, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। ये क्लियर है। तो अगर बच्चों मैं फर्स्ट वैल्यू को सेकंड में से माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे बताओ, ये सिंपली मिलेगा, अगर मैं यहां पे x इज इक्वल टू लिख देता हूं 0.121212 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर मैं यहां पे माइनस करूं बच्चे, तो हमें क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा 99x, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, डेसिमल के बाद यहां पे भी क्या है, वैल्यू सेम है, तो ये मिल जाएगा 12, और जो डेसिमल के बाद है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा सिंपली 12/99।
अब यहां से फैक्टर कैंसिल आउट होगा, 3 से कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा ये 4, और 3 से इसको कैंसिल करोगे बेटा तो कितना आएगा 33। तो ये हो जाएगा 4/33। तो सिंपली अगर 0.12 रिकरिंग है तो उसका रेशनल इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा, वो इक्वल होगा 4.33। सो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है किसी तरह से डेसिमल के बाद का जो रिपीटिंग वैल्यू है मैनिपुलेट करके मल्टीप्लाई करके डेसिमल के बाद वाले रिपीटिंग वैल्यू को कैंसिल आउट कर देना। क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम देखेंगे बच्चों मिक्स्ड डेसिमल्स को कैसे रेशनल में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस ध्यान से देखूं बच्चों तो यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ है 0.16666, मतलब रिपीटिंग डिजिट कैसा है, वो है बेटा 666। तो सिंपली इस डेटा में सबसे पहले अज्यूम कर लो कि x का वैल्यू कितना है, वो है बेटा 0.1666 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं 10x लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 1.6666 इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है? नाउ अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पे ये वैल्यू कितनी बार रिपीट कर रहा है, 66 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है। क्लियर है? यहां पे ये वैल्यू कितनी बार रिपीट कर रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, यहां पे 0.66 है, पॉइंट के बाद 6 है, लेकिन फर्स्ट केस में 0 पॉइंट के बाद क्या है, वो है 16। ये क्लियर है? तो हमें क्या कर रहा है, हमें वैल्यू को क्या करना है बेटा, इक्वेट करना है। तो अगर इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो राइट हैंड साइड तो कैंसिल नहीं होगा। तो यहां पे हम एक छोटा सा स्टेप और करते हैं कि एक बार हम और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो बच्चों अगर मैं यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 100x, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा बच्चों सिंपली 16.666 डॉट डॉट डॉट, कितनी बार, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। अगर आप ध्यान से फोकस करो तो इन दोनों के नंबर में डेसिमल को देखो, डेसिमल के बाद यहां पे भी क्या है 0.66666 है, डेसिमल के बाद की बात कर रहा हूं, यहां पे 0.666 ही तो रिपीट हो रहा है, यहां पे भी डेसिमल के बाद क्या है 0.666 रिपीट हो रहा है। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो डेसिमल के बाद वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली आपको पता चल गया होगा कि करना क्या है, हमें इस वैल्यू में से किसको माइनस कर देना है, सेकेंड वाले वैल्यू को। तो यहां पे लिखेंगे 10x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा 1.666, और कितनी नंबर ऑफ टाइम्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर बच्चों इस दोनों को माइनस करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस, यहां पे भी क्या हो जाएगा माइनस। तो 100x में से 10x को माइनस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना मिलेगा 90x, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा 16.66 है, यहां से 1.66 है, तो डेसिमल के बाद तो क्या हो जाएगा 0 मिल जाएगा, और 16 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 15। तो मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू बेटा मिल जाएगा 15 अपॉन क्या हो जाएगा 90। क्लियर है? नाउ अगर यहां से फैक्टर कैंसिल करो तो कितना होगा 15 6 कितना होता है बेटा 90, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/6। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 0.16 का रेशनल इक्विवेलेंट कितना होगा तो आप बोलोगे बाई 6। क्लियर? तो सिंपली क्या करना है, आपका टारगेट अभी भी या प्योर रेकरिंग हो या मिक्स्ड रेकरिंग हो, आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है बेटा डेसिमल के बाद जो डिजिट है, डेसिमल के बाद जो वैल्यू है उसको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, आपका टारगेट है, प्राइम टारगेट है। क्लियर है? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। नाउ अभी तक बच्चों आपने सीखा कि कैसे रेकरिंग नंबर को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। नाउ इसका एक शॉर्टकट भी होता है, ध्यान से समझना, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर्स को पहचानना है। जैसे यहां पे नंबर क्या दिया हुआ है 0.23, और रेकरिंग डिजिट कौन सा है, सिंपली 4 है। ये क्लियर है? तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली नंबर लिखना है। तो सीधे नंबर लिखोगे तो कितना लिखोगे 234। उसके बाद उसमें से वो नंबर माइनस करना है जो रिपीट नहीं करना है, तो यहां पे क्या लिखोगे 23। नाउ डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, उतने नंबर ऑफ 9 जितना नंबर ऑफ डिजिट क्या कर रहा था, रिपीट। तो यहां पे सिंपली कौन डिजिट रिपीट कर रहा था 4, तो नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट कितना हुआ 1, तो हमने उसके बदले क्या लिखा 19, और जितने नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है उसके बदले लिख देंगे 0 0। तो ये वैल्यू आ जाएगा बेटा
211 डिवाइडेड बाई 900। स्ट्रेट अभी आप आंसर लिख सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते थे, ये क्या हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे मान लो हमें कन्वर्ट करना है 0.93 रेकरिंग, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा बेटा, मैं सिंपली नंबर लिख देंगे 93। इसमें से माइनस क्या करेंगे, जो डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है तो लिख दिया 9। अब मुझे बताओ कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, सिंपली 1 यानी 3 रिपीट कर रहा है, तो उतने नंबर ऑफ 9 तो लिख दिया मैंने 9। और कितने डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, तो वो एक ही डिजिट है 9 जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो उसके बदले क्या लिख लिए 10। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 84 डिवाइडेड बाई 90। ये क्लियर है। एक थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो थर्ड एग्जाम्पल है 0 पॉइंट लिखा हुआ है 93 और 45 पे रिकरिंग है, तो आप क्या करोगे, सिंपली सीधे वैल्यू लिखोगे कितना 9345। इसमें से क्या माइनस करोगे, वो वैल्यू माइनस करोगे जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो क्या लिखोगे 93। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, देखो कि कितने नंबर ऑफ डिजिट क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो कितने डिजिट रिपीट कर रहे थे 2, तो इसके बदले क्या लिख दोगे बेटा 9 लिख दोगे। कितने डिजिट रिपीट नहीं कर रहे थे, तो वो भी कितने थे 2, तो उसके बदले क्या लिख दोगे 20। तो ये वैल्यू आ जाएगा 9345 माइनस 93, 9252 डिवाइडेड बाई 9900। तो आप इस तरह से किसी भी रेकरिंग नंबर को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बच्चों देखेंगे कि कभी कभी आपको निकालना होता है इरेशनल नंबर गिवन रेशनल नंबर के बीच में। जैसे मान लो इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि 5/9 और 9/11 के बीच में लेट से आपको 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना। तो इरेशनल फाइंड आउट करना रेशनल के कंपैरिजन में और भी आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले वैल्यू का एक फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो इसको सिंपली अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना होगा, ये होगा बेटा 0.555 समथिंग इस तरह से होगा। एग्जैक्ट नहीं करना है, आप सिंपली एक वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो। 9 को 11 से डिवाइड करो बच्चों, तो वो वैल्यू कितना आएगा, वो सिंपली आएगा, डिवाइड तो होगा नहीं तो आप डेसिमल दोगे तो ये 0 आएगा, तो 0.8, तो ये समथिंग 0.8 कुछ आएगा, हमें नहीं पता इतना। सिंपली एक बार हमने क्या करा, डिवाइड कर लिया। तो उसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच में एक नंबर चाहिए। तो 0.5 है और 0.8 है, तो मैंने मान लिया फर्स्ट इरेशनल नंबर निकालने के लिए सिंपल तरीके से सोचो, तो मैंने ले लिया 0.6। उसके बाद मैंने पैटर्न को क्या करना है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो मैंने ले लिया 0.1, उसके बाद ले लिया 0.01, उसके बाद ले लिया 0.001, उसके बाद क्या लिया 0.0.001, और इस तरह से पैटर्न को क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसका वैल्यू इन दोनों के क्या है, इन दोनों के बीच में ही है। नाउ अगर मुझे सेकंड लिखना है तो मैं क्या करूंगा बच्चों, सिंपली वैल्यू ले लूंगा। लेट से मैंने ले लिया 0.6 और लिख दिया 0.2 0.02 0.002, उसके बाद लिख दिया 0.0.002, एंड इस तरह से पैटर्न को क्या कर दिया, कंटिन्यू। ना तो ये रिपीटिंग है और ना ही ये टर्मिनेटिंग है। ये क्लियर है। तो दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना रैशनल के कंपैरिजन में क्या है, और भी आसान है। जैसे मान लो अब मैं क्या करूंगा, 0.603 कर देता हूँ, 0.03 कर देता हूँ, फिर से 0.03 कर देता हूँ, 0.0.003 कर देता हूँ, और इस पैटर्न को क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। तो रेशनल नंबर के बीच में अगर इरेशनल निकालना है तो उनके लोअर बाउंड्री को देखो, छोटे वैल्यू को देखो कि उसका मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 0.5 से स्टार्ट हो रहा है। मैक्सिमम वैल्यू को देखो कि 0.88 के आसपास है। अब मुझे कोई एक वैल्यू ले लो, अगर मुझे कोई और भी वैल्यू लिखना होता बच्चों तो मैं क्या लिख देता, ऐसे लिख देता 0.701, फिर लिख देता 0.001, फिर 0.001, 0.00001 एंड डॉट डॉट डॉट, इसको क्या कर देता, कंटिन्यू कर देता। तो इस तरह से दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे बेटा कुछ ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर के बारे में। फर्स्ट में क्या कहता है, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया इरेशनल नंबर, कौन सा, √2। एक मुझे क्या लेना है,
रेशनल नंबर और दूसरा क्या लेना है, इरेशनल नंबर। तो मैंने एक इरेशनल नंबर ले लिया क्या, √2। एक रेशनल नंबर क्या ले लेता हूं बेटा मैं, 2। तो इन दोनों का जो सम होगा बच्चे, √2 + 2, वो ऑलवेज क्या होगा, वो ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। ये क्लियर है? ये एज ए प्रॉपर्टी आप क्या करोगे, याद रखोगे, ये इरेशनल नंबर होगा। करेक्ट है? नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ quotient ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। सिंपल सा क्या है, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो नॉन जीरो रेशनल नंबर कौन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको किसके साथ प्रोडक्ट करना है, इरेशनल के साथ। तो जैसे मान लो मैंने नॉन जीरो एक चूज कर लिया 3, और एक इरेशनल नंबर इसके साथ चूज कर लिया √7, तो ये भी क्या होगा, ये पूरा नंबर भी बेटा हो जाएगा इरेशनल नंबर। ये क्लियर है? ये पूरा नंबर क्या होगा, वो होगा इरेशनल नंबर। करेक्ट है? थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर, द रिजल्ट मे बी रेशनल और इरेशनल। सिंपल सा लॉजिक है। एक छोटे से एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 + √3, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर मैं एक और इरेशनल नंबर ऐड कर देता हूं 2 - √3, ये क्लियर है? और इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, ऐड। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा, ये इरेशनल, ये इरेशनल, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि एक जगह पॉजिटिव है, दूसरी जगह क्या है, निगेटिव। तो ये वैल्यू मुझे मिलेगा कितना, 4। तो मुझे क्या मिला, एक रेशनल नंबर मिला। अगर इन दोनों को मैं माइनस कर देता, इन दोनों को माइनस कर देता बच्चों, तो क्या मिलता, 2 + √3 एंड माइनस ऑफ 2 - √3, माइनस किया मैंने, तो यहां पे क्या मिल जाता, 2 + √3, यहां पे हो जाता -2 और ये हो जाता +√3। तो 2 से 2 क्या हो जाता है, कैंसिल। तो यहां पे क्या मिल गया बच्चों, ये 2√3। तो यहां पे फर्स्ट केस में क्या मिल रहा था, रेशनल, सेकेंड केस में क्या मिल गया, इरेशनल। तो इसी तरह से आप मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए भी चेक कर सकते हो कि दो इरेशनल नंबर का सम, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये क्लियर है? सिंपल सा है। ये 3 प्रॉपर्टीज आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये क्लियर है? सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में। अब हम देखेंगे बच्चों लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। कुछ लॉज है एक्सपोनेंशियल का, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट लॉ क्या होता है, वो होता है बच्चों, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 करोगे तो वो वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के। क्लियर है? जैसे अगर मैं 13⁻0 लिख दूं तो ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। करेक्ट है? सेकेंड लॉ क्या होता है कि अगर रूट दिया हुआ है, √x लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है √x और लिखा हुआ है 2√x, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, वो होता है बेटा x⁻1/2। करेक्ट है? कुछ नहीं लिखा हुआ होने का क्या मतलब होता है कि यहां पे ये वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और इसका वैल्यू हमेशा कैसे लिखते हैं, x⁻1/2, जैसा मैंने यहां पे दिखाया है। ये क्लियर है? तो अगर बच्चों 2 के बदले अगर 3 लिखा हुआ है तो हम क्या समझेंगे उसको, कि वो लिखा हुआ है x⁻1/3। क्लियर है? सिमिलरली अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप समझोगे, यहां पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको क्या समझे थे कि यहां पे x⁻ क्या है, 1/2। अगर स्पेसिफिक केस की बात करें तो आपको अगर जैसे मान लो लिखा हुआ है nth रूट ऑफ x, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, x⁻1/n। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि a⁻n इज इक्वल टू क्या होता है, 1/a⁻−n के बराबर। इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि अगर आप 2⁻1 लिखते हो तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1/2 क्या होता है, -1 के। करेक्ट है? सिंपल सा रूल है। अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाते हैं और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आते हैं तो जो पावर का साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे अगर बेटा लिखा हुआ है 1/2⁴, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 2⁻⁻4। क्लियर है? और अगर लिखा हुआ है 2⁵, तो आप इसको लिख सकते हो बेटा 1/2⁻⁻5। अगर आप ध्यान से देखोगे
तो यहाँ पे पावर डिनोमिनेटर में कैसा था, पॉजिटिव था, लेकिन न्यूमरेटर में गया तो कैसा हो गया है, ये निगेटिव हो गया है बेटा। ये क्लियर है। यहाँ पे रिवर्स था, यहाँ पे पावर कैसा है बच्चे, यहाँ पे पावर था 2⁵ पॉजिटिव में, लेकिन डिनोमिनेटर में गया तो क्या हो गया है, निगेटिव हो गया। तो जैसे ही न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर करते हैं तो पावर का साइन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट रूल क्या होता है कि अगर a⁴m है और इंटू a⁴n है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, a⁴m+n के। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2⁵2 और इंटू बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2⁵3 से, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 2⁵2 कितना होता है बेटा, ये होता है 4, 2⁵3 कितना होता है, ये होता है 8। तो अल्टीमेटली मुझे मिला क्या, 32। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2⁵5 के। तो ये 5 2⁵5 कैसे आया है, सिंपली इसको हम सीधे लिख सकते थे 2⁵, यहाँ पे 2 और लिख देते +3। तो अल्टीमेटली ये भी किसके इक्वल है, 2⁵5 के। करेक्ट है। तो जब कभी भी पावर अलग अलग हो और बेस सेम हो और नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो तो सिंपली आपको क्या करना है, पावर्स को ऐड कर देना है। ये क्लियर है। नाउ चलते हैं सेकंड पार्ट में। अगर डिवीजन के केस में हो, जैसे यहाँ पे a⁴m डिवाइडेड बाई क्या हो गया है, a⁴n, तो पावर क्या हो जाता है बेटा, माइनस हो जाता है। इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है बेटा 2⁵5 और डिवाइडेड बाई क्या है, 2⁵3। तो आप इसको कैसे लिख सकते थे, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितनी बार, 5 टाइम्स, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2। तो ये 3 2 तो आपस में क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। ये 2 2 2, ये 2 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, ये बचेगा 2 × 2, दैट इम्प्लाई 2⁵2। तो आप रादर देन इसको किए हुए आप सिंपली लिख सकते थे कि ये क्या है, 2⁵5 - 3, और वो अभी भी किसके इक्वल है, 2⁵2 के। ये क्लियर है। सो आई होप आपको ये भी प्रॉपर्टी क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट रूल क्या होता है कि अगर a⁴m और उसके पावर में n है तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है बेटा, मल्टीप्लाई। जैसे इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2⁵2 और उसके पावर में क्या लिखा हुआ है बेटा, 3, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 2⁵2 × 3, और ये कितना हो जाएगा 2⁵6। जैसे इसको समझो, यहाँ पे 2⁵2 उसके पावर में कितना, 3 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2⁵2 × 2⁵2 इंटू क्या लिख सकते हो, 2⁵2 कितनी बार, 3 टाइम्स। और आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ा है कि बेस अगर इक्वल हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो 2⁵2 + 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2⁵6। तो अगर बेस इक्वल है और ये ब्रैकेट में है तो वैल्यू सीधे आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। करेक्ट है। नेक्स्ट रूल क्या है बेटा कि अगर a⁴m है और इंटू b⁴m है, यहाँ पे क्या है, बेस सेम है। तो अगर बेस सेम है तो आप बेस को क्लब कर सकते हो, एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, और पावर को क्या कर सकते हो, दोनों नंबर के ऊपर रख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2⁵2 और इंटू क्या लिखा हुआ है बेटा, 3⁵2। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो 2 × 3 और उसके पावर में क्या लिख दोगे बेटा, 2। ये क्लियर है। वो कैसे, अगर मैं 2⁵2 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये कितना होगा, 4। 3⁵2 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये कितना होगा बेटा, 9। और राइट हैंड साइड में अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो 2 × 3 कितना होता है, 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 × 6, जो कि किसके इक्वल है, 36 के। तो यहाँ पे ये वैल्यू भी किसके इक्वल है, 36 के, ये वैल्यू भी किसके इक्वल है, 36 के। तो जब कभी भी पावर सेम हो, जैसे यहाँ पे m और m है, तो बेस को आपस में आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई, और दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन पे आप इस पावर को क्या कर सकते हो, शिफ्ट। ये क्लियर है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसको कैसे समझ सकते हो बेटा, ये कैसे आया है वो सिंपली आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बच्चों, a⁴m रहने दिया, और जो 1/n था उसको मैंने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो आपने यहाँ पे पढ़ा था फर्स्ट प्रॉपर्टी कि 1/n क्या होता है, वो हो जाता है बेटा
nth रूट निकालते हैं, तो आप सिंपली लिखोगे, यहाँ पे लगा दोगे n और ये क्या हो जाएगा a टू द पावर m। ये क्लियर है। ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है 9th क्लास के लिए, लेकिन फिर भी आप अगर देख लेते हो तो कोई बुराई नहीं है। नाउ अब सबसे लास्ट में हम देखेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही साधारण सा टॉपिक है, क्या? रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे नेम में ही ऑब्वियस है, दिया हुआ है कि किसको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को। रेशनलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो नंबर इरेशनल है उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमको रेशनल बना देना है। ये क्लियर है। जैसे सिंपल सा फंडा होता है इसको, जैसे यहाँ पे 1 क्या है, √2। इस हमें क्या करना है, इस √2 को क्या करना है बेटा, रेशनलाइज करना है, और नंबर का वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे अगर सिंगल नंबर हो तो आप क्या करोगे, 1/√2 रहने दिया मैंने, और √2 से क्या कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई और √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई। ऐसा इसलिए किया कि मुझे इसका वैल्यू क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, और √2 से √2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिला, न्यूमरेटर में तो मिल जाएगा बेटा √2, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल। तो हमने क्या कर दिया, जो डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर था √2, उसको क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है किसमें, यहां से कन्वर्ट कर दिया है रेशनल नंबर में। ये क्लियर है। लेकिन हमेशा आपको इस तरह का सिंपल नंबर नहीं मिलेगा, आपको नंबर इस तरह के फॉर्म में भी मिल सकता है। तो उसके लिए आपको इस आइडेंटिटी का ध्यान रखना है हमेशा कि a-b इंटू a+b किसके इक्वल होता है बेटा, वो होता है a² - b² के। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो यहां पे मुझे a+b के जैसा कुछ दिया हुआ है, इस तरह का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें लॉजिकली क्या करना है कि जो भी साइन यहां पे दिया हुआ है उसके उल्टे साइन से, अगर यहां पे प्लस है तो माइनस, और जैसे यहां पे माइनस है तो कितना, प्लस, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो अगर बेटा मैं इसको रेशनलाइज करना चाहूं तो मैं सिंपली लिखूंगा 2 + √3, और इसको किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, इसके रिवर्स साइन से। तो लिखेंगे 2 - √3 डिवाइडेड बाई, यहां मल्टीप्लाई करोगे 2 - √3 से। ये क्लियर है। अब न्यूमरेटर में तो नंबर सेम है, मिलेगा, वो मिलेगा क्या, 2 - √3। लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर के नंबर को देखोगे तो ये कैसे फॉर्मेट में बदल गया है, वो इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया है, a-b और a+b के जैसा। जैसे यहाँ पे क्या है, a-b और ये क्या है, a+b। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखोगे, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है a² - b² के। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस, अब क्या लिखोगे, b का वैल्यू यहाँ पे क्या लिए थे बेटा, वो लिया था हमने √3, तो ये हो जाएगा बेटा √3 का स्क्वायर। तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 3। तो अल्टीमेटली आपको नंबर मिलेगा 2 - √3 एंड डिवाइडेड बाई 1। ये क्लियर है। तो आपने क्या किया, जो यहां पे इरेशनल नंबर था उसको आपने रेशनलाइज करके क्या कन्वर्ट कर दिया बेटा, वो आपने कन्वर्ट करके कर दिया किसके इक्वल, 1 के इक्वल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लॉजिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि इस नंबर को कैसे रेशनलाइज करेंगे, तो यहां पे क्या दिया हुआ है बेटा, a-b, तो आप इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके रिवर्स साइन से, तो वहां पे मल्टीप्लाई करोगे 2 + √3 से। तो यहां पे मैंने रहने दिया 2 - √3। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + √3 एंड डिवाइडेड बाई 2 + √3 से। तो अब क्या मिलेगा न्यूमरेटर में, यहां पे मिल जाएगा 2 + √3 और डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, यहां पे a - b है और ये क्या है बेटा, a+b। अभी भी a का वैल्यू कितना है, 2, और b का वैल्यू कितना है, 3। तो ये बदल जाएगा किसमें, 2 का स्क्वायर एंड माइनस √3 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। यहां पे आपने ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कि कितना होता है, वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो आप लिखोगे ये वैल्यू 2 + √3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, 1।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर में रेशनलाइज करना है तो नॉर्मली तीन तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। एक जो सिंगल इरेशनल नंबर होगा, दूसरा जहां पे दो इरेशनल होंगे प्लस के फॉर्मेट में दिया रहेगा इस तरह से, या यहाँ पे माइनस के फॉर्मेट में दिया रहेगा। अगर प्लस दिया हुआ है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस साइन के साथ, और अगर माइनस दिया हुआ है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, प्लस साइन के साथ। ये क्लियर है। और उसका मोटिव क्या होता है, वो मोटिव ये होता है कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी मिलके क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उसका भी लॉजिक क्या है, क्योंकि आपको पता है कि √2 इंटू √2 किसके इक्वल होता है, 2 के। तो आपको इससे रूट हटाने में क्या होगी, सहायता मिलेगी। सो आई होप आपको नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन।